अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं शाम में जश्न का समा होता है। खवातीन खाना बनाने और तकसीम करने में मसरूफ होती हैं। शमसा खातून खाना लेकर उस बूढ़ी खातून के पास जाती हैं जिन्होंने सुल्तान को अंगूर दिए थे और उनसे कहती हैं, दादी आप खुद कतार में इंतजार करने पर मजबूर ना हो, ये आपका हक है। तो वो बुजुर्ग खातून पूछती हैं, क्या तुमने अंगूर ले लिए? तो शमसा हैरानगी से पूछती है, वो आपने भेजे थे? तो वो बूढ़ी अम्मा कहती है, आपका एक बेटा होगा जिसकी आंखें अंगूर जैसी होंगी, जिससे नूर चमकेगा इंशाल्लाह। यह सुनकर शमसा खातून खुश होते हुए कहती हैं, हर अंगूर जो मैंने खाया उसने मेरे दिल को सुकून बख्शा, मैं इसका हक अदा नहीं कर सकती। अच्छा तो आपका शाम में क्या काम है? अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो हम उसे फौरी तौर पर हल करेंगे। तो बूढ़ी अम्मा कहती है, नहीं मेरी बेटी, मैंने सुना जश्न है तो मैंने अपनी बेचारगी की हालत की परवाह किए बगैर 3 दिन तक सफर किया। ये मंजर देखते हुए फातिमा खातून उनके पास आती हैं। तो शमसा खातून कहती हैं, मुझे अंगूर भेजने वाली दादी ये है। तो फातिमा खातून खुश होते हुए कहती हैं, आप बरकतें लाई हैं, हम अपने महल में आपकी मेजबानी करना चाहती हैं। तो वह बूढ़ी खातून कहती हैं, अल्लाह अब से राजी हो, मैंने आपके खाने में से अपना हिस्सा ले लिया है, यही मेरे लिए काफी है। तो शमसा खातून कहती हैं, हमारे लिए अपनी दुआओं में कमी न करें। तो बूढ़ी खातून परेशान होते हुए कहती हैं, सुल्तान काहिरा के रास्ते पर उस किले बंद का मुहासरा करेंगे। तो शमसा खातून कहती हैं, क्या आप कैरक के बारे में बात कर रही हैं? तो बूढ़ी खातून कहती हैं, ये मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। आज का दिन मुबारक दिन है, मैं उसके लिए अल्लाह से दुआ करती हूँ, कुफार की जिद दुआ से टूट जाएगी। यह सुनते साथ ही फातिमा खातून और शमसा खातून परेशान हो जाती हैं और फिर शमसा खातून के इशारे पर जमुर्द उस बूढ़ी खातून को सहारा देकर ले जाती है। दूसरी जानब कुदस में आगे बढ़ते हुए लाडगाए मार्कोस से कहता है, मेरी बात गौर से सुनो बूढ़े, अगर तुम माजूल कौंत की जगह के बारे में जानते हुए भी नहीं बताते तो मैं तुम्हारा सारा कलम कर दूंगा। तो मार्कोस कहता है, मुझे अगर कौंत की जगह का पता होता तो मैं अब यहाँ नहीं बल्कि उनके पास होता। उनके पीछे पीछे सबीला भी आती है और कहती है, लाडगाए बालन को ढूंढते हुए अपने गुस्से पर काबू रखो। तो लाडगाए कहता है, तो तुम अब भी उसके बारे में फिक्रमंद हो? तो जवाबन सबीला कहती है, नहीं, बालन के लिए नहीं बल्कि कुदस के लिए। हमारे पास सलाहुद्दीन के खिलाफ मुतहिद होने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। इसी लम्हे मारिया बालन के साथ वहां पे दाखिल होती है। बालन को देखकर सबीला और मार्कोस बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जबकि उसे देखते हुए लाडगाए कहता है, कुदस के लिए बालन की फिक्रमंदी की कोई जरूरत नहीं है शहजादी। जबकि मारिया और बालन आगे बढ़कर उन्हें देखने लग जाते हैं। दूसरी जानब शाम में सुल्तान कैरक की जानब से आया हुआ खत फाड़ डालते हैं और कहते हैं, मैला कहती है कि हमें किले से दूर रहना है, हमें वाजे और खुल्लम खुल्ला धमकियां दे रही है। तो बोरो कहता है, ये सब खौफ की निशानियां हैं, उसके पास अपने अंजाम से कोई फरार नहीं है, उसका खौफ उसके सर पर आ गिरेगा। तो सुल्तान कहते हैं, हम फौरन मुहासरे की तैयारियां शुरू कर देंगे, हमें कैरक को तैयारी का मौका दिए बगैर हमला करना है। तो गोकबोरो कहता है, मैं भी हम ख्याल हूँ, इंतजार करना गलती होगी। कराकोश कहता है, मेरे सुल्तान हमने तैयारियां पहले ही शुरू कर दी हैं, इंशाल्लाह जल्द अज जल्द मंजनीकियों की तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी। तो सुल्तान पूछते हैं, क्या कौंत बालन के बारे में कोई खबर है? तो करातेगन कहता है, माफ कीजिएगा सुल्तान, लेकिन कौंत, क्या हम बालन को अब भी कौंत कहेंगे? नहीं कहेंगे। सबसे पहले तो उसके पास कोई किला नहीं है, क्या किले के बगैर कोई कौंत हो सकता है? हम उसे मफरूर कहते हैं, मफरूर बालन। हमने उसे हर जगह तलाश किया लेकिन वो नहीं मिला। यह सुनकर सुल्तान कहते हैं, वो जिंदा है या मर गया है? हमें जल्द अज जल्द उसके अंजाम से बाखबर होना है। क्या कैरक के हमारे जासूसों की तरफ से कोई खबर है? तो बोजोक कहता है, वो मौजूद रहते हैं चाहे उनकी तादाद कम ही क्यों ना हो मेरे सुल्तान, यहाँ तक कि उनमें से एक कौंत के लिए बराह रास्त काम करता है, हम उनके साथ राब्ते में हैं। तो सुल्तान कहते हैं, तवज्जो मबजूल किए बगैर उनकी तादाद में इजाफा करो, वो हमें किले की सूरत हाल के मुतालिक ज्यादा कसरत से आगाह करते रहें। उधर कुदस में बाल्डोन के सामने बालन खड़ा होता है। बाल्डोन कहता है, तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी की, तुमने अपने बड़े दुश्मन सलाहुद्दीन के भाई बोरो पर भरोसा किया, बदले में क्या हुआ बताओ बालन, इन गलतियों की कीमत क्या है? तो बालन कहता है, मैंने अपने किला और जमीन खो दी। तो बाल्डोन कहता है, अब यहाँ एक बेकार चीज के तौर पर खड़े हो जिसने अपना सब कुछ खो दिया है, तो फिर बताओ मुझे, बादशाह की नाफरमानी करने वाले जिसकी कोई वक़्त नहीं है, मैं तुम्हारी जान क्यों बख्शूं? तो बालन कहता है, मैं आपसे माफी के लिए नहीं कहूंगा। तो बाल्डोन गुस्से से कहता है, तो फिर मारिया उसे रोकते हुए कहती है, इज्जत माब, मैं सबके सामने ये फैसला वाजे करना चाहती हूँ कि जो मैंने कौंत बालन के साथ मिलकर किया, मुझे यकीन है कि हमारा ये किया गया फैसला कौंत बालन के बारे में आपका जहन तब्दील कर देगा। तो बाल्डोन कहता है, मैं सुन रहा हूँ, बोलो। तो मारिया कहती है, मैंने और कौंत बालन ने शादी का फैसला किया है। यह सुनते साथ ही सब हक्के बक्के रह जाते हैं, खास करके सबीला। दूसरी जानब दीवान में काजी फाजल कहते हैं, एक
एक और अहम मसला मिस्र का है। हमें जल्द अज जल्द फैसला करना है कि काहिरा में कौन हुकूमत करेगा, मेरे सुल्तान। तो सुल्तान कहते हैं, जैसा कि हमने पहले मशवरा किया है, मैं इसके लिए सबसे मौजू उम्मीदवार के तौर पर अपने भाई आदल को देखता हूँ। तो बोरो भी खुश होते हुए कहता है, मेरा भाई वकालत के लिए मौजू तरीन शख्स है, वो कभी मुश्किलात में हार नहीं मानता। तो असफियानी भी कहते हैं, मैं भी हम ख्याल हूँ, अमीर आदल एक इंतजामी शख्स है जो इस ओहदे का वजन उठाने के लिए मौजू है। तो सुल्तान कहते हैं, उन्हें बरकत और वुसअत मिले, वो यमन में अपना फरीजा मुकम्मल कर चुके हैं। काजी फाजिल एक नया फरमान लिखकर नए फरीजे के मुतालिक खबर करो। इसी लम्हे वजीर अमाद खुशी खुशी आते हैं और कहते हैं, मेरे सुल्तान, मोहतरम खलीफा हजरत ने खलत भेजा है। और फिर खत आगे करते हुए कहते हैं, खलीफा ने आपके दमिश्क और मिस्र के सुल्तान होने का ऐलान कर दिया है। यह सुनकर सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और फिर फरमान पढ़ने के बाद सुल्तान कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि अब हमारे पास मजीद ताकत है। यह खलत इस्लामी रियासतों के इत्तेहाद के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। और फिर बोरो कहता है, अब हलब या मौसल का कोई अमीर आपके रास्ते में रुकावटें नहीं डाल सकता। तो सुल्तान कहते हैं, मैं फिर भी यही चाहूंगा कि वो अपनी मर्जी से हमारे साथ शामिल हों। कैरक के बाद कुदस की जानब पेशकदमी करने के लिए हमें अपने दरमियान तमाम इख्तलाफात को मिटाकर इत्तेहाद को यकीनी बनाना होगा। ये बात तमाम सरदारान और अमीरों को समझनी होगी। तो काजी फाजिल कहते हैं, मेरे सुल्तान, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस फरीजे का तालब हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मुख्तसर दुरानिया के लिए ही सही मैंने अपनी इब्तदाई जवानी में मौसल में काम किया है। मैं अब भी वहाँ के लोगों की नब्ज जानता हूँ। उधर कुदस में हम देखते हैं कि बाल्डोन के सामने मारिया खड़ी होती है। बाल्डोन उससे कहता है, हाँ मारिया, तो तुम नजी बात करना चाहती थी, मैं सुन रहा हूँ। तुम्हें शादी का ख्याल कहाँ से आया? तो मारिया कहती है, बालन से की जाने वाली शादी मेरे साथ साथ कुदस की बादशाहत के लिए भी फायदेमंद साबित होगी। मुझे इस बात का यकीन है इज्जत माब। मगर बाल्डोन कहता है, तुम्हें इससे क्या फायदा होगा मैं ये नहीं जानता, मगर मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। हर वो चीज जिसमें बालन शामिल रहा उसने मेरी बादशाहत को कोई फायदा नहीं पहुंचाया। मैं बालन के बारे में अपना फैसला तब्दील करने की कोई वजह नहीं देख पा रहा। तो मारिया कहती है, हकायक मोहतरम बादशाह, हकायक। बदकिस्मती से एबलन खो गया। अब सलाहुद्दीन कैरक की जानब अपनी पेशकदमी करेगा, ये वाज़ेह है। और उसके बाद क्या होगा आप जानते हैं। यकीनन कुदस की बारी होगी। अब इस सूरत में किले का दिफा सलाहुद्दीन के साथ जिस कौंत मैला का माशका जबान जदेआम रहा, यह अपने गुस्से पर काबू ना रख पाने वाले चातलियों पर नहीं छोड़ सकते। और जहाँ तक लाड़गाय की बात है, वो अपनी ही फौज पर काबू नहीं रख सकता, ये वाज़ेह है। तो बाल्डोन पूछता है, अब इस सब का बालन से क्या ताल्लुक है? क्या अपनी ही जमीन का दिफा करने से कासर रह जाने वाला बालन इसका दिफा करेगा? तो मारिया कहती है, आप हक बजानब हैं। अभी के लिए बालन नाकारा है, लेकिन मेरे साथ शादी करने के बाद उसके साथ और उसके पीछे एक बहुत बड़ी बाजंतीनी फौज होगी। मुझे यकीन है कि आप बालन को माफ करके इस शादी को कबूल करके बाजंतीनी फौज के तावन से किले के दिफा को मुमकिन बनाएंगे। यह सुनते साथ ही बाल्डोन सोच में पड़ जाता है। जबकि बाहर बुलंदी पर बालन खड़ा होता है। उसे देखते साथ ही सबीला उसके पास आती है और पूछती है, क्यों बालन, क्यों? क्या चीज तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर कर सकती है? तो बालन उस लम्हे को याद करता है जब मारिया ने उससे शादी की पेशकश की थी और बालन ने हंसते हुए कहा था, ऐसा लगता है कि तुम अपना दिमाग खो चुकी हो। तुम जो कह रही हो क्या तुम्हें अंदाजा भी है? तो मारिया ने कहा था, अच्छी तरह से अंदाजा है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये मेरी पेशकश तुम्हारी निजात का वाहिद जरिया है। तो बालन ने कहा था, यह सोच अपने दिमाग से निकाल दो, ना आज और ना ही कल ये शादी होगी। तो मारिया ने कहा था, अगर तुम हाँ कहते हो तो तुम्हारे पीछे एक बहुत बड़ी फौज होगी और तुम कुदस में सब कुछ खो देने वाले शख्स के तौर पर नहीं बल्कि बाजंतीनी के तावन से एक सूरमा के तौर पर वापस जाओगे। मजीद ये कि तुम्हारा मुझसे शादी करना तुम्हें अभी तक अपने रकीब के तौर पर देखने वाले लाड़गाय को परसकून कर देगा और वो तुम्हें खत्म करने की कोशिश से दस्तबरदार हो जाएगा। आखिर में सबीला, शहजादी सबीला बाकी रहती है, लेकिन अब तुम्हें इसे कबूल करना होगा। वो अब लाड़गाय की बीवी है। इस ख्याल के बाद बालन कहता है, मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे सामने इसका हिसाब देना है शहजादी सबीला। तो सबीला कहती है, मैंने लाड़गाय से शादी की क्योंकि मुझे मजबूर किया गया था, लेकिन तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मगर बालन उसे नजरअंदाज कर देता है। तो सबीला कहती है, जब मैंने लाड़गाय से शादी की मैं जानती थी कि मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए खो दूंगी, लेकिन ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ मामला है। ये बहुत ज्यादा तकलीफ देह है। इसी लम्हे मारिया वहाँ पे आती है और बालन को बाजू से पकड़ लेती है और साथ में खुश होते हुए कहती है, मैंने बादशाह सलामत से बात की और हमने इत्तेफाक किया। उन्होंने कहा कि वो हमारी शादी पर खुश है। ये मंजर देखते हुए सबीला अपनी आंखें बंद कर लेती है
और फिर कहती है मैं तुम्हारी तरफ से बहुत खुश हूँ। यह कहते साथ ही सबीला चली जाती है और बालन मारिया से कहता है शादी सादगी के साथ की जाएगी। तो मारिया कहती है यकीनन जैसा तुम चाहो। उधर शाम में शमसा खातून सुल्तान के पास बैठी होती है और उनसे कहती है हम जब अभी मिल रहे हैं तो क्या दोबारा अलग हो जाएंगे। तो सुल्तान कहते हैं तुम्हें यहाँ छोड़ना मुझ पर बहुत भारी गुजरता है, लेकिन जिहाद का रास्ता वाजे हो गया है। अगर मैं ना लौटा तो शमसा खातून उनकी बात काटते हुए कहती है क्या मतलब है इस बात का, मैं ना लौटा। तो सुल्तान कहते हैं शमसा मुजाहिद अपनी सूरत हाल को हथियार से लैस समझता है, तुम्हें सब कुछ के लिए तैयार रहना होगा। तो शमसा खातून कहती हैं मैं अभी तक उस अंगूर वाली अम्मा की बात नहीं भूल सकी। तो सुल्तान कहते हैं उनकी बातें बेकार नहीं है, हमारे पास दुआ के अलावा कोई चारा नहीं है। तो शमसा कहती है सलाहुद्दीन खुदा के लिए उस बदकार औरतों की चालों से महफूज रहो। तो सुल्तान कहते हैं तुम उसके बारे में सोचकर अपने दिल को तकलीफ न दो। अगर मोहम वक्त ले और मेरी गैर मौजूदगी में पैदाइश का वक्त आ जाए तो हमारे बेटे का नाम अली रखना, नाम अली और लकब अफजल रखा जाए। तो शमसा खातून पूछती हैं क्या आपको यकीन है कि ये लड़का होगा। तो जवाबन सुल्तान कहते हैं अल्लाह जानता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो बूढ़ी औरत किसी और दुनिया से खबर लेकर आई थी, उसने ही अफजल नाम बताया। तो नाज़रीन इसके साथ ही एपिसोड खत्म करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाला एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।